चलेगा कौन एक्स होगा, कौन वाई, कौन जेड? नहीं, ये बताया रहेगा क्योंकि एक्सिस इमेजिनरी होता है। एक्सिस इमेजिनरी होता है, ये पूछा जाएगा या बताया हुआ रहेगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किस एक्सिस से डिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन रहता है कि इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज डिफाइंड बाय जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्सिस इमेजिनरी लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली किसी भी इंटरनेशनल बुक्स में हम लोग देखते हैं या लेते हैं, जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिफाइंड किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो। एक्सिस हम कोई भी चुन सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है? दिखने में कैसे होगा? क्या, फिर से बोलो। दिखने में कैसे होगा? दिखने में कैसे होगा, चलो ये हम बात बता दे यहाँ पे। देखो, चलो ये एक एक्सिस है, इसको कौन सा एक्सिस बोलोगे, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस लोगे? एक्स। एक्स ही ले सकते हो। क्या इसको वाई नहीं बोल सकते? नहीं। क्यों नहीं सर, बोल हाँ सकते? सर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। एक्सिस इमेजिनरी होता है तो हम इसको वाई भी बोल सकते हैं, इसको जेड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं तब तक, जैसे हम इसको लिखते हैं एक्स, तो ये वाला लेते हैं जेड और ये हम ले लेते हैं इस तरह से, ऐसे भी लिया जाता है। ठीक है, या अपनी मर्जी से हम एक्स वाई जेड किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से वापस हम ले लें इसको, तुम्हारी जो मर्जी वो एक्सेस बोलो, ये भी वही चीज होगा और ये वही चीज होगा। ये तीनों परपेंडिकुलर है। जी सर। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे हमने एक पी ऑर्बिटल ड्रॉ किया और अब इस एक्सिस का एक नाम दे देते हैं। इसके हिसाब से चलते हैं कि ये जेड एक्सिस है, तो ये कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? जेड। जेड। ये न्यूक्लियस है, एग्जैक्टली। हमने इसको ले लिया कि ये वाई एक्सिस है, तो ये बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई। वाई। और ये एक्स है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? हाँ। तो इस तरह से हमने ये 3 परपेंडिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट में ये देखो कि यहां पर अब जेड एक्सिस ही हो गया, तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये ओवरलैपिंग है। सबसे पहले देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। करेक्ट? ठीक है। हाँ, तो ये जरा देखो, दो न्यूक्लियस को मिलाने वाला एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। देखो तो जेड एक्सिस पे ये दोनों न्यूक्लियस आ रहा है। हाँ हाँ, तो जेड एक्सिस को हम कौन सा एक्सिस बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर। इंटरन्यूक्लियर। हाँ, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे यहाँ जो ओवरलैपिंग हुआ, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं या इसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। तो ये जब सिग्मा बना तो डेफिनेटली ये तो पैरेलली ओवरलैप ही कर सकता है। ये पाई बनेगा। हाँ, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। और ये भी पैरेलली ओवरलैप ही कर सकता है, जो एक्स एक्सिस बोल रहे थे। तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अभी समझ में आया है? हाँ सर अब एक और चीज यहाँ देख लीजिए, वापस हम आते हैं यहाँ पे, गौर से देखोगे कि ये एक पी ऑर्बिटल है। किससे बताएं? कौन दूसरा वाला? ये वाला। जैसे देखो यहाँ पे राइट साइड वाला। हाँ, राइट ही साइड वाला बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ किए ना, है ना? सपोज करो ये जेड एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके साथ हम नेक्स्ट ले रहे हैं। जैसे देखो, ये अगेन वाई है और ये अगेन एक्स है और ये जेड हो गया। जरा देखो तो किस एक्सिस के अलोंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा? जेड के अलोंग। हाँ जेड के। हाँ सर। और ये न्यूक्लियस है, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया ना, जेड एक्सिस।
यस सर। अब जरा देखो तो ये दोनों y पैरेलल होंगे ना, यस सर। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। अब पाई ये बॉन्ड। दोनों, हाँ ये दोनों x भी पैरेलल होगा, हाँ सर। पाई कौन सा बॉन्ड। बॉन्ड बनेगा? पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड। समझ में आया? पाई। अभी ठीक है? हाँ सर। हाँ, हाँ तो अब सर। मेरी बात, हाँ अब मेरी बात फिर से सुनना, समझना यहाँ पर कि इसको हम एक एक्सिस से डिफाइन कर दिए, यानी कि एक लाइन हो गया, जबकि पाई बॉन्ड को एक प्लेन से डिफाइंड होना होगा कि पाई बॉन्ड का प्लेन कौन कौन सा होगा। यानी कि पाई बॉन्ड बन रहा है YZ प्लेन पे, एंड पाई बॉन्ड बन रहा है XZ प्लेन पे। बन रहा है, जरा देखो तो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एक प्लेन YZ प्लेन है और दूसरा प्लेन XZ प्लेन है। सर। हाँ, अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। यस सर। हाँ, तो अगर दो एटम के बीच में दो पाई बॉन्ड बनता है तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और सेंटर होते हुए कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो ये ये एक परफेक्ट सिलेंड्रिकल शेप बना देता है, जिसमें ठीक बीच में सिग्मा बॉन्ड है और उसके चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, गुड। अब इसी तरह से एक सिचुएशन ऐसे ही तुम लोग देख लो या बता दो कि ये एक p ऑर्बिटल है, जो भी p ऑर्बिटल नाम देना चाहो, और ये एक दूसरा p ऑर्बिटल है। चलो, जैसे हम इसको z एक्सिस बोल दिए तो इसको y एक्सिस बोल दिए, ठीक है ना। अब ये बताइए कि ये कौन सा p ऑर्बिटल है और ये कौन सा p ऑर्बिटल? इसको हम क्या नाम देंगे? pz, और इसको नाम दे देंगे। जरा देखो तो क्या यहाँ पे सिग्मा या पाई का सिचुएशन है? नहीं सही है। नहीं तो सर। यहाँ पे, हाँ नहीं यहाँ पे बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, करेक्ट। यस सर। चलो, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बॉन्ड, ठीक है। हाँ सर। चलो, अब एक और चीज हम यहाँ बता दें वापस। थोड़ा इसको तेजी में समझोगे तुम लोग। फिर से हम बता देते हैं कि ये पाई बॉन्ड के दो लोब्स है, इसको लोब्स बोले जाते हैं। जैसे ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और ये d ऑर्बिटल है। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड स्फेरिकल होता है, इसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। बाकी सभी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, ये डायरेक्शनल है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा डायरेक्शनल होता है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल होता है। वापस हम आते हैं, ये शेप स्फेरिकल है, ये डम्बल है, ये डबल डम्बल है। अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने लोब्स हैं। दो लोब्स हैं, और इसमें कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स। अब मेरी बात हमेशा समझोगे, सिग्मा बॉन्ड में एक एक लोब कंट्रीब्यूट होगा। एक लोब है, ये लोब है। सिग्मा बॉन्ड में 1 लोब कंट्रीब्यूट होगा। पाई बॉन्ड में 2 लोब कंट्रीब्यूट होगा, ये और ये। यानी कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं? ये दो कितना पाई बॉन्ड? एक नहीं, पाई बॉन्ड। एक वन पाई बॉन्ड। यहाँ पे ये 1 पी पाई बॉन्ड। समझ में आया? यहाँ पे ये 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब सीधा सा बता दो कि सिग्मा बॉन्ड में टोटल कितना लोब शामिल है? 1 यानी कि 2 1 लोब शामिल। हाँ, पाई बॉन्ड में कितने लोब शामिल है? 2 टू। एग्जैक्टली। अब इसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एकदम आराम से देखना है। जैसे हम यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल ले लिए, क्या नाम दोगे इसका? कौन सा ऑर्बिटल है ये? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है, वेरी गुड। और अब भी हम ये ऑर्बिटल ले रहे हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल है फिर से बताइए? डी ऑर्बिटल। करेक्ट।
अब जरा बोलो तो यहाँ पर कितना लोब पार्टिसिपेट किया? 2 to 8 4. lobe. 2 to Four. एग्जैक्टली। तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बोलोगे या पाई बोलोगे? 5 पाई बॉन्ड। तो इसको हम लोग डी पाई बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? Yes sir. हाँ सर। चलो एक और चीज यहाँ देख लो, वापस बताना है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? p orbital. ऑर्बिटल है। और यहाँ बताना ये कौन सा ऑर्बिटल है? d orbital. अब जरा देखो तो हाँ कितने लोब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर? 2 lobes. 2 लोब्स। कौन सा बॉन्ड है ये? p pi bond. हाँ, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलेंगे। करेक्ट? बात समझ में आ गई? अब एक और चीज यहाँ देख लो, वापस हम ले रहे हैं, ध्यान से देख। ये कौन सा ऑर्बिटल है? d orbital. डी ऑर्बिटल है। चलो सर जरा धीरे। अच्छा ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लो फिर हम समझा रहे हैं। हो गया? ड्रॉ कर लिए? हाँ सर. कर लिए हाँ सर। ठीक है, रुक जाओ। चलो फिर से बता दो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? d orbital. ऑर्बिटल, वेरी गुड। और ये भी डी है ना? d. हाँ सर। जरा गौर से देखो, ओवरलैपिंग थोड़ा समझना। ये इसके साथ ओवरलैप किया, ये इसके साथ ओवरलैप किया, यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैप है और ये इसके साथ ओवरलैप है, यानी कि इसके ठीक ऊपर ये फिट हो रहा है। बताओ तो कितने लोब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 lobes. 4 लोब्स। तो ये बॉन्ड कहलाता है डेल्टा बॉन्ड। करेक्ट? सर d pi bond नहीं होगा? डी पाई ये देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। अगर इसको तुम लोग 3D नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं वापस 3D इसका, देखोगे जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, फिर से देख लो। सर बोलो। डेल बॉन्ड में क्या 4 lobes को ओवरलैपिंग होना पड़ेगा? हाँ d pi में 2 lobes को? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। देखो इसके साथ ये पैरेलली ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है, इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है और इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है। टोटल देखो तो ओवरलैपिंग कितने लोब्स के बीच में हो रही है? 4 तो हाँ, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। समझ में आ गया? हाँ सर. ठीक है, तो डेल्टा बॉन्ड उतना कॉमन नहीं है, आता जाता एग्जाम में है नहीं। मेन तुम्हें देखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। करेक्ट? सर एग्जांपल दीजिए ना डेल बॉन्ड का. डेल्टा बॉन्ड के एग्जांपल ही तो दिए, डी और डी। जैसे डी एक्स वाई पैरेलली फिट हुआ। जैसे मान लो कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक प्लेन है, ये एक डी ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ पे देखना है, ये डी ऑर्बिटल के 2 लोब्स हैं और ये 2 लोब्स है, ये मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। करेक्ट? और ये अगर डी ऑर्बिटल है और ऐसा डी ऑर्बिटल और इस तरह से ओवरलैप कर रहा है तो ये डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आई है? हाँ सर. डेल्टा बॉन्ड से क्वेश्चंस आप लोग के पास नहीं आता है, बस इस यहाँ बता दिए कि डेल्टा बॉन्ड होता कैसा है या कब बनेगा। बाकी आपको जो क्वेश्चंस आना है वो सिग्मा और पाई से ही रहता है। ठीक है सर डेल्टा बॉन्ड सिर्फ डी में ही होता है? हाँ, डी में ही। पी में अच्छा, डेल्टा बॉन्ड के लिए टोटल कितने लोब्स को ओवरलैप करना है? 4 लोब्स को ना? जी सर। लोब्स को ना? सर. पी ऑर्बिटल में कितने लोब्स होते हैं? 2 ही लोब्स होते हैं। करेक्ट? हाँ सर। पी ऑर्बिटल कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं फॉर्मेशन बनाएगा। नहीं हो सकता. करेक्ट? जी सर. हाँ, बोलो। डेल्टा बॉन्ड का फिर से बोलिए. डेल्टा बॉन्ड के लिए हमें 4 लोब्स को ओवरलैप करके दिखाना होगा। 4 लोब्स का मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग करोगे
ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल है, और इसके ठीक ऊपर दूसरा डी ऑर्बिटल फिट हो जाए इस तरह से, इसके ठीक ऊपर फिट हो जाए, ठीक है ना। तो इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, इसका ओवरलैपिंग इसके साथ, ठीक है। फिर इसका ओवरलैपिंग इसके साथ और इसका ओवरलैपिंग इसके साथ। तो ये जो बॉन्ड है इसको क्या नाम दोगे? डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। ठीक है ना। तो डेल्टा बॉन्ड उतना हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आज तक नहीं पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है ना। तो ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो सिग्मा और पाई पे देना है, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब सिग्मा और पाई में डिफरेंस पता ही है तुम लोगों को कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है, ये पता है ना ये सभी चीजें। मतलब अगर हम सिग्मा और पाई की बात करें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेस क्या है? तो हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड में पहला डिफरेंस लेंगे कि यहाँ पे ये अलोंग एक्सिस बनता है, और किस एक्सिस के अलोंग? अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसी के अलोंग बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये अलोंग प्लेन बनता है, अलोंग प्लेन। और ये प्लेन जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यानी कि पाई बॉन्ड को दिखाने के लिए एक प्लेन की जरूरत है, सिग्मा बॉन्ड को दिखाने के लिए एक एक्सिस की जरूरत है। अब यहाँ पे एक सिंगल एक्सिस है, तो सिंगल एक्सिस है तो रोटेशन, या हम सीधा लिख दें कि फ्री रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग सिग्मा बॉन्ड, इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड या अलोंग सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन की वजह से तुम लोग जानते हो कि कॉन्फर्मेशन मिलता है, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड हो वहां पे कॉन्फर्मर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि एक प्लेन के अलोंग है इसलिए यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं अलोंग पाई। एक बार फिर से बोलिए। अच्छा बता देते हैं, चलो यहाँ देख, मेरी बात समझ, इस तरह से समझना। इस दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे, सिग्मा या पाई? सिग्मा। 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 तो ये एक एक्सिस है, एक एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, इस ये रोटेट करेगा, और इस रोटेशन को हम लोग, इस रोटेशन से जो प्रॉपर्टी आती है इसको हम लोग कॉन्फर्मेशन कहते हैं। और तुम लोग शायद कभी नाम सुने होंगे कॉन्फर्मर्स के बारे में, सुने हो? हाँ सर। स्टैगर्ड, हाँ, एक्लिप्स, ये सब सुने हो ना? तो सिग्मा बॉन्ड जहां होगा वहां पे हमें कॉन्फर्मर्स मिलेंगे, लेकिन जब तुम पाई बॉन्ड की बात करोगे तो पाई बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्लेन की जरूरत है। अब जैसे देखो, इस तरह से जो बॉन्ड बन रहा है इसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे, सिग्मा या पाई? पाई। एक सिग्मा पाई बॉन्ड बन रहा है। अब बताओ तो इसके सिग्मा अबाउट एक रोटेट, नहीं पेन की तरफ दिख रहा है वो तो सिग्मा होगा ना। नहीं, वो पेन के तरफ मत देखना, ये दोनों पैरेलली ओवरलैप कर रहा है तब ना पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड। अच्छा चलो, इस एक बात बताओ, इसको एक एक्सिस बोलोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताओ कि इसको एक प्लेन बोलोगे या इसको एक एक्सिस बोलोगे? प्लेन। प्लेन। प्लेन बोलोगे। तो पाई बॉन्ड के लिए एक प्लेन की जरूरत है, सिग्मा बॉन्ड के लिए एक एक्सिस की जरूरत है, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो देखो तो इसके अबाउट रोटेशन होगा? नो सर। नो नहीं सर। होगा। नो सर। तो पाई बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होता है, करेक्ट? ठीक है। हाँ सर। हम लोग इस बात से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि कॉन्फर्मर्स एल्केन में मिलता है, एल्कीन में कॉन्फर्मर्स नहीं मिलेगा, जानते हो ना? हाँ सर। हाँ, कॉन्फर्मर्स एल्केन में मिलेगा, एल्कीन में कॉन्फर्मर्स नहीं मिलेगा, कभी भी पाई बॉन्ड के अलोंग कॉन्फर्मेशन नहीं होएगा, ठीक है ना? सर लिख दीजिए प्लीज। हाँ लिख दिए हैं यहाँ पर, फ्री रोटेशन यहाँ पे लिख देते हैं, इट कॉजेस, के बाद
इट कॉजेस कॉन्फॉर्मेशन, ये कॉन्फर्मर्स कॉज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग पाई बॉन्ड, अब हम यहाँ देखेंगे इट कॉजेस, इसकी वजह से हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, जहां पे फ्री रोटेशन होगा वहां पे कॉन्फॉर्मेशन। अब ठीक है, हाँ सर। चलो इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग लिखें, बाकी स्ट्रॉन्ग और वीक हम लोग जानते हैं इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे उसको। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि इन हाइब्रिडाइजेशन या इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हम सीधा लिख दें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट टू सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही केवल बनाते हैं, यानी कि हम ये देखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता हुआ नहीं दिखेगा। और यहां पे हम बात करें कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पाई बॉन्ड जो होता है ये फॉर्म करता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल की बात करें यूजुअली। ये दोनों मीनिंग समझ में आया है? दूसरा वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो एक बात बताना है कि यहाँ पे हम C2H6 दे रहे हैं, यहाँ पे कार्बन के पास कौन कौन से बॉन्ड है ये बताना है। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन यहाँ पे sp3 है, करेक्ट? यस सर। हाँ इतना सर। तो जानते हो तुम लोग कि ये sp3 है। ये भी कार्बन कौन सा है? sp3। sp3। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, तो ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, सिग्मा या पाई? सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे हम यहाँ पे एल्कीन ले रहे हैं, करेक्ट? ये एल्कीन है, जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओगे क्या है ये? sp2। sp2, वेरी गुड। sp2 का मतलब कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेटेड हैं? 3। 3। और यहाँ भी, हाँ यहाँ भी ये sp2 ही है ना? sp2। हाँ सर। ठीक है, अब sp2 में टोटल 3 ऑर्बिटल्स है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना? हाँ सर। अब यहाँ देखो, जब हम एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का देखेंगे, पहले हम ग्राउंड स्टेट दिखा दें 2s2 2p2, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता है, करेक्ट? सर ये थोड़ा समझाइए ना। अच्छा पहले देखो, यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना, 4 होता है ना? यस सर। हाँ हम समझा रहे हैं, पहले यहाँ देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। 4 है। फिलहाल ये चारों अनपेयर्ड दिख रहा है या पेयर्ड दिख रहा है? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड दिख रहा है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, करेक्ट? ठीक है सर। कितना और ये ऊपर बॉन्ड वाला? फॉर्म करेगा? ऊपर वाला में 2 ही अनपेयर्ड है ना? हाँ और एक पेयर है। हाँ तो तो वो 2 अनपेयर्ड है तो ये कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 2। 4 अनपेयर्ड है तो कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4।
कार्बन किसमें स्टेबल होगा, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में या 4 बॉन्ड फॉर्मेशन? 4 पे हो जाता है। 4 बॉन्ड। इसलिए हाँ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 4 अनपेयर्ड की वजह से, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, अब चलो यहाँ पे जरा देखो तो, यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस, ऑर्बिटल। और S ये ऑर्बिटल। कौन सा है, p पी। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बताओ एस कितने हैं और पी कितने हैं? S1 और P3 P3 है। एग्जैक्टली अब जरा sp2 की हम बात करेंगे। sp2 में केवल और केवल 1s एंड 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाँ सर। है ना? अब जरा ये बताना है कि हाँ, ये 1p ऑर्बिटल बच गया। हाँ सर। हाँ, तो sp2 का मतलब हो गया कि इसमें हम बोलेंगे कि 1s प्लस 2p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड हुए, ठीक है, एंड 1 प्योर p ऑर्बिटल मिल गया है। समझ में आया इतना या नहीं आया? ये बता दो, इतनी सी बात समझ में आई है? हाँ सर। हाँ सर। अब होता क्या है यहाँ पर कि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ये ट्राइगोन बनाता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसा दिखाते हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये ट्राइगोन बना रहा है। ये बात समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, फिर तो से अब हम बोलिए। वापस बोलते हैं sp2 का जो शेप होता है ये हम लिखवाएंगे अभी, ये ट्राइगोनल प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है, इसको हम अभी लिखवाएंगे हम थोड़ी देर में, बस जरा वेट कर लो। sp2 का शेप क्या लिख रहे हैं हम? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। तो एग्जैक्टली तो ये कार्बन जो है ये इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 के फॉर्म में, यानी कि ट्राइगोनल के फॉर्म में। अब हाइड्रोजन के पास जरा बताना है कौन सा ऑर्बिटल है, एस है, पी है, S कौन सा ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इसके साथ हेड ऑन ओवरलैप किया, यहां भी एस ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप किया, करेक्ट? आप समझ रहे हो? हाँ सर। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अब फिर इस कार्बन की बात करते हैं, ये भी sp2 कार्बन है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये भी कार्बन sp2 है, तो इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से। अब ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, और अब ये देखना है कि ये sp2 है। जरा ये देखो तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। अब जरा तुम्हें बताना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp2 केवल सिग्मा बॉन्ड बनाया है या पाई बॉन्ड भी बनाया है? सिग्मा बॉन्ड। अब चलो यहाँ पर 1p ऑर्बिटल बच गया, हाँ सर। तो p ऑर्बिटल जो बच गया वो प्योर है और उसका शेप डम्बल होगा, करेक्ट? ये कौन सा ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किया है, पी ऑर्बिटल। हाँ, ये ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक यहाँ भी एक p ऑर्बिटल बचा रहेगा जो परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। ये भी पाई बॉन्ड। हाँ, पाई बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनाया, प्योर या हाइब्रिड? प्योर। हाँ, अब जैसे इसको हम बोलेंगे ये sp2 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 के साथ s का सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी sp2 के साथ s का सिग्मा बॉन्ड है, और अब हम यहाँ पे ले लें कि इस जगह पे पाई बॉन्ड जो है वो p और p के साथ। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो बस अभी के लिए एक चीज का ख्याल रखना है
कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब भी बनाना होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाना होगा, सिग्मा या पाई? सिग्मा सिग्मा। और पाई बॉन्ड जब भी बनेगा तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? प्योर ऑर्बिटल। प्योर। ऑर्बिटल। फिर से रिपीट करिए ना प्लीज। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब भी बनाना है तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पहले ये बात हो गई। अब हाँ फिर से बोलो। बोर्ड में उस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम पहले बताएंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे तब जाकर ये स्ट्रक्चर और समझ में आएगा। अच्छा तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन 11th में पढ़े हो हाँ या सर। नहीं पढ़े? पढ़ो। सर अच्छे से वो नहीं। अच्छे से नहीं पढ़े थे। अच्छा चलो तो हाइब्रिडाइजेशन पे हमको आने दो। फिलहाल एक बात बता रहे हैं, वापस इसको नोट कर लेना है, लिखवा भी चुके हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को कौन सा बॉन्ड बनाना है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। और पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल। और इस स्ट्रक्चर को हम हाँ हाइब्रिडाइजेशन से हम बता दे रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लेना है, जस्ट अभी आ गया। ठीक है ना, बता दे रहे हैं हम। बोलो। सर कोऑर्डिनेशन नंबर रिपीट कर दीजिए ना एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर किस में रिपीट करना है? सॉलिड स्टेट, बोल दीजिए। सॉलिड स्टेट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या यहाँ पे? लेवल में है ना वो पार्ट, वो वाला किस में? हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में है ना जो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हम बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम लोग बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ते हो, तीनों जगह कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हो। ठीक ना, हम बता रहे हैं। चलो जरा ये बताओ तो, ये जो कार्बन का एटम है ये कितने एटम से बॉन्डेड है? 3 एटम से। तो इस कार्बन का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 कहलाएगा। ठीक ना? हाँ सर। जरा हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन कितने एटम से बॉन्डेड है? 1 तो हाइड्रोजन का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कहलाएगा? 1 ही। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताता है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, सॉलिड स्टेट हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो, या यहाँ पे हो, कि एक पर्टिकुलर एटम, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने और एटम या आयन से बॉन्डेड है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। 2 टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा होता है कोवैलेंसी। जैसे यहाँ पे कार्बन का फिर से बता देना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। और कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है? 4। तो हम बोलेंगे कि यहाँ कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है बट कोवैलेंसी 4 है। सर कोवैलेंसी जरा बताना। कोवैलेंसी का मतलब टोटल ये कितना बॉन्ड बना पा रहा है। फिर और एग्जांपल दीजिए ना। अच्छा चलो देते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल है। जैसे अगर हम लेते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर, जानते हो ना डायमंड का स्ट्रक्चर? बोलो। हाँ सर। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और हर एक कार्बन टेट्राहेड्रली दिखता है दूसरे कार्बन से। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन देता है, ये टेट्राहेड्रली दिखेगा यहाँ पे। तो अब यही देखना है कि ये कार्बन का एटम, ये जो पर्टिकुलर कार्बन का एटम है, ये कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4। इसका मतलब ये कार्बन का एटम कितने कार्बन के एटम से बॉन्डेड है? 4 से। तो यहाँ इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब एक बात का यहाँ हमेशा ख्याल रखोगे कि जब भी हम कोई सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड स्टेट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर इंटायर लैटिस में देखते हैं। वो धीरे धीरे तुम लोग बता दोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक एटम या आयन
कितने एटम या आयन से बॉन्डेड है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। वापस बोल दो, कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 4 4। 4 नेक्स्ट है कि कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है? 4 4। 4 जितना वो बॉन्ड बना सकता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जितना ये बॉन्ड बना सकता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। तो अब यहाँ पे बताना है कि ये कोवैलेंसी यहाँ पर कितनी है कार्बन? 4 है। 4 है। 4 अब हम इसी तरह से नेक्स्ट में स्ट्रक्चर में आते हैं। चलो यहाँ बताओ कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कार्बन कितने एटम से बॉन्डेड दिखेगा? 4 से या 3 एटम से। 3 एटम। तो यहाँ पे कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। लेकिन कार्बन बॉन्ड कितना बना पा रहा है? टोटल नंबर ऑफ। 4 अब हम बोलेंगे कि कार्बन की जो कोवैलेंसी है ये 4 है। 4 अब क्लियर है? कोवैलेंसी 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। 3 है यहाँ पर इस जगह, ठीक है ना? अब हाँ सर ठीक हाँ है। सर। चलो, तो अब थोड़ा सा जल्दी से हम बढ़ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, ताकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कोवैलेंसी, ये सब समझ में आ पाए। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देते हैं, ध्यान देना। नोट देके तुम लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, यानी कि तुम्हें वीबीटी यूज करना है। वीबीटी का फुल फॉर्म बोलना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, हम यहाँ बोलेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by particular atom never exceeds from number of atomic orbitals in its valence shell। इसका मीनिंग समझे हो? सर नेवर उसके बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एटम नेवर एक्सीड्स लिखा हुआ है, एक्सीड्स, नेवर एक्सीड्स। एक तो जाना। इसका मीनिंग समझे हो? हाँ चलो सर। यहाँ देखो, नहीं समझे हो। अब चलो, कार्बन के पास वैलेंस सेल में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? तो 2s और 2p है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे? 4 है। तो इसका मतलब है कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम है 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड। यानी कि कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा? 4 होगा। और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो सकता है? होगा सर, 4 ही होगा। 4 बिल्कुल, 4 ही होगा। अब चलो वापस हम लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 7 होता है और 7 के लिए 2s2 2p3 देते हैं। तो नाइट्रोजन भी मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है बताओ? 4 बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। चलो अब फास्फोरस को देखें या सिलिकॉन को पकड़ ले। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और 14 के लिए ये 3s2 3p2 का कंडीशन आएगा, है ना? हाँ सर। यानी कि सिलिकॉन का वैलेंस शेल कौन सा होगा? 3rd। हाँ 3rd। अब ये बताना है कि इसके पास टोटल कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं मैक्सिमम? 6 हो सकते हैं। कैसे बोले हो 6 ऑर्बिटल है इसके पास? सिलिकॉन हाँ, तो यहाँ पे 3s और 3p है। साथ साथ तुम जानते हो ना कि 3rd सेल में d ऑर्बिटल भी होता है। यस सर। हाँ सर।
डी ऑर्बिटल होता है ना थर्ड सेल में। हाँ सर। हाँ सर। तो डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये केवल 4 बॉन्ड्स बना सकता है या 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। 4 से ज्यादा बना सकता है। यानी कि फिर से हम बोलते हैं कि इस थर्ड सेल में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, ये फॉर्म कैन फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, कैन फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। समझ में आया? यानी कि सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवैलेंसी 4 ही हो सकता है या 4 से ज्यादा हो सकता है? 4 से ज्यादा हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से 6-7 तक जाते हैं मैक्सिमम, उससे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगता है। लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। अगर तुम्हें काउंट करना हो टोटल ऑर्बिटल्स, तो एस में 1 है, पी में 3 है और डी में 5 होते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए इसके पास वैलेंस शेल में? फिर से बोले, एस में 1 है, पी में 3 है और डी में 5 है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए इसके पास? 9। तो थियोरेटिकली ये 9 बॉन्ड तक बना सकता है ना? जितने ऑर्बिटल्स उतना बॉन्ड बना सकता है ये थियोरेटिकली। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ये बताइए कि जिसके पास भी डी ऑर्बिटल होगा वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है या 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? 4 से ज्यादा। अब जैसे हम P की बात करें तो P का कॉन्फ़िगरेशन भी 3s2 3p3 का होता है। तो बताइए ये P कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 से ज्यादा बनेगा। 4 से ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। सर। अब चलो हम इसका एग्जाम्पल से इसको दिखाते हैं, ठीक ना? ध्यान से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं 2s2 2p3। बताओ इसके पास डी ऑर्बिटल होगा? नहीं सर। नहीं। तो अब बताना है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। तो इसलिए ये कितना बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर? 3 बॉन्ड। अब चलो n पर अगर हम प्लस चार्ज दिखाएं, n पे प्लस आने का मतलब हो गया कि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया, कम हो जाएगा ना? तो 1 कम हो गया तो इस हिसाब से ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। यानी कि ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड। अगर n पे हम 2 प्लस ले आए तो n पे 2 प्लस का मतलब अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रह गए। अभी भी ये बताइए कि ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? 3 बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन किसी भी कंडीशन में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा या मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखाएगा। समझ में आया? N2 प्लस वो थोड़ा रिपीट कीजिए ना। जरा देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना पाएगा। किसी भी हालत में ये 4 से ज्यादा बॉन्ड इसलिए क्या हुआ? बना पाएगा। किसी भी कंडीशन में ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ फिर से देखना, अब नाइट्रोजन से कंपेयर करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। 15 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p3। चलिए यहाँ पे देखिए तो इसके पास इस हालात में कितने बॉन्ड्स बनाने हैं इसको? 3 बॉन्ड। 3। हाँ। अब यहाँ पे बताएं कि इसके पास डी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल 5 होता है। अब ध्यान से देखें,
यहाँ पे हम दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल तक एक्सटेंड करे, यानी कि अपनी वैलेंसी को ये डी ऑर्बिटल तक एक्सटेंड करता है। बताओ तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 5। तो अब बताना है ये वाले सिचुएशन में फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 और इस वाले सिचुएशन में कितना बनाएगा? 5 5 बनाएगा। समझ में बात आ गई? यस सर। अब चलो देखो, अगर हम P पर एक माइनस चार्ज ले जा रहे हैं तो P पे माइनस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया तो इस वाले सिचुएशन में हम इस इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल तक डाल सकते हैं, और डी ऑर्बिटल तक डाल सकते हैं। तो अब ये बताना है कि इस हालात में ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड। यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि फास्फोरस 3, 4, 5, 6 ये सभी बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो अब सीधा सा ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो। कितना बनाएगा? क्या फिर से बोलो अगेन? पी लोएस्ट कितना बॉन्ड बनाएगा? कौन? फास्फोरस? हाँ सर। लोएस्ट डिपेंड करता है कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बता देना। P प्लस ले रहे हैं, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 ही ना होगा। हाँ। अब ये बताओ ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? 4 बॉन्ड। हाँ सर। P पर अगर हम 2 प्लस चार्ज ले लें तो अब ये कितना बॉन्ड बना पाएगा? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड। मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड का कोई मीनिंग नहीं है, तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पे जाना है। समझ में बात आई? हाँ सर। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना कि 4 से ज्यादा बॉन्ड कौन बना सकता है? तो जिसके पास डी ऑर्बिटल हो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? हाँ सर। चलो एक और एग्जांपल तुम लोग को दिखा दें, यहां देखना। चलो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का सिचुएशन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2:2p4। चलो ऑर्बिटल डायग्राम में हम ये दे देते हैं कि इस सिचुएशन में बताओ इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, बताइए। 2 बॉन्ड। 3 bonds 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। O पर अगर हम माइनस दिखा दें तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p5। अब बताओ इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 1 बॉन्ड। O पे प्लस ले जा रहे हो तो O पे प्लस आने का मतलब अब ये देख लो कि इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड। O पे 2 प्लस ले जा रहे हैं तो ये बता दो कि इसको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 4 bonds 4 बॉन्ड्स। यानी कि ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्लियर है? हाँ सर। थोड़ा धीरे करिए ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। चलो, तो जब ऑक्सीजन की बात कर लिए तो ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है सल्फर। थोड़ा सल्फर को देखना, एटॉमिक नंबर 16 है और 16 का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 है। बताओ यहाँ पे डी ऑर्बिटल है? हाँ Yes, सर। चलो अब यहाँ देखो। हाँ, तो इस वाले सिचुएशन में जिसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, बताओ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 तो यहाँ पे सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड्स। चलो अब हम डी ऑर्बिटल में एक्सटेंड करते हैं इसकी वैलेंसी को, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। चलो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी तक शिफ्ट कर गया। बताओ यहाँ पर ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 4। इसी तरह से हम आगे बढ़ा दें
अब ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड किया d ऑर्बिटल में। अब यहाँ बताना है कि ये कितना बॉन्ड बना सकता है। 6 बॉन्ड। 6। तो सल्फर आसानी से 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। समझ में बात आ गई? हाँ सर। गुड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं। अच्छा देखो एक और चीज, जितना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं अगर दिख रहा है तो? 2 2 इस जगह पे कितना लोन पेयर बच गया? 3 लोन पेयर। 3 इस जगह पे 1 1 लोन पेयर। हाँ, इस जगह पे फिर से 2 लोन पेयर, 2 1 लोन पेयर, 1 एक भी lone। नो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो अब हम यहाँ पे एक डायग्राम तुम लोग को दिखा दें। ऑक्सीजन है, बताओ ये न्यूट्रल है ना? हाँ सर। हाँ सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसको 2 ही बॉन्ड बनाना है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। फिर सल्फर जरा बताइएगा, क्या ये 4 बॉन्ड बना सकता है? हाँ सर। हाँ सर। गुड। तो एक लोन पेयर दिखेगा ना? हाँ हाँ सर। सर। फिर बताइए सल्फर क्या 6 बॉन्ड बना सकता है? यस सर हाँ सर। कितने, कितना हाँ, लोन सर। पेयर दिखेगा? नो लोन पेयर। नहीं दिखेगा। तो No अब loan क्लियर है? हाँ बिल्कुल। तो अब ये बात समझ में आई है ना कि कौन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है और कौन 4 ही तक बना सकता है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो अब वापस पूछ लें कि ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है? 4 4 4। और सल्फर की कोवैलेंसी 6 हाँ 4 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। 4 से ज्यादा हो सकती है। तो ये बात अब बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर क्लियर है? नहीं, ठीक है। अच्छा आप लोग 11th बिल्कुल भूल गए हो ना? बिल्कुल 11th बिल्कुल सब चीज दिमाग से उतर गया? हाँ सर अच्छा एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं, याद आना चाहिए, ये वो इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? चलो तो अब हम एक बात जल्दी से तुम लोग को समझा दें। हाइब्रिडाइजेशन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। और देखो मेन चीज ये होता है ना कि तुम लोग को ये जानना होता है कि कब किस थ्योरी का हम यूज करते हैं। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी चीज है कि कब किस थ्योरी का यूज करेंगे। जैसे तुम लोग कब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचोगे तो ध्यान देना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में शेप निकालना हो, स्ट्रक्चर निकालना हो, तो तुम्हें सोचना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड ही किया जाता है इसलिए ताकि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बता पाए। क्लियर है? हाँ सर हाँ सर। ठीक है। तो अब हाइब्रिड रिपीट करें कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये यूज्ड होता है टू डिफाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हम लिख लिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और शेप। ठीक है? और शेप या हम लोग एक और नाम देंगे ज्योमेट्री। अब ठीक है? ओके। हाँ हाँ सर। सर अब जब तुम हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हमेशा ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, इमेजिनेशन है केवल। ठीक है? ये एक्चुअल फेनोमेना नहीं है, ये फिजिकल फेनोमेना नहीं है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं तो इसमें इंटरमिक्सिंग देखते हैं।
इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हम दोनों तरह के ऑर्बिटल्स की इसमें बात करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, इसका मतलब होगा कि ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम और सेम एनर्जी, सेम और नियरली सेम एनर्जी, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और इसी प्रिंसिपल को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें एग्जांपल में अगर दे दें तो यहाँ पे कम से कम 2 ऑर्बिटल्स है, sp। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिखा दें हम, sp में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2 ऑर्बिटल्स हैं, एग्जैक्टली। तो हम इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस जगह नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन जाएंगे 2। क्लियर है? अब चलो दूसरा एग्जांपल दे। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है हमने? sp2 कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? 3 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनेंगे। इसी तरह से हम दिखाएं sp3, टोटल कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। sp3d कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए? 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 5 बनेंगे, ठीक है ना? ठीक है। हाँ सर। इसी तरह से हम लोग देखते हैं sp3d2, sp3d3। ठीक है ना? यहां तक ये बात तो पहली बात समझ पा रहे हो तुम लोग? बोलो। हाँ सर। चलो अब यहां देखना है, अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे। हाँ बोलो। सर आपने पहले लिखा था ना वो ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, वो मुझे समझ में नहीं आई। बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं तुरंत, बस 1 मिनट दो। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ये डम्बेल होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, डम्बेल होता है, लेकिन इसके 2 लोब्स जो होते हैं उसमें एक लोब्स बड़ा बनाते हैं, दूसरा लोब्स छोटा बनाते हैं। इस तरह का शेप हम लोग देखते हैं। ये बीच में ध्यान देना, ये न्यूक्लियस, 1 बिगर लोब्स, 1 स्मॉलर लोब्स। अब जैसे हमने बोला है कि sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे हम? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से ड्रॉ होगा, और इस वजह से दोनों के बीच में मैक्सिमम एंगल होगा, शेप लीनियर हो जाएगा। सर रिपीट करिए प्लीज। हाँ 1 मिनट। चलो यहाँ देखो, देखो होता क्या है ना कि ये लोब्स का मतलब ये प्रोबेबिलिटी का रीजन है। इस जगह पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, ठीक ना? ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। का कारण क्या है? क्या? फिर से बोलो। इस शेप का कारण क्या है? ऐसे छोटे बड़े कलर, साइज, साइज कारण क्या है? रीजन पूछ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, रीजन पूछ रहे हो तो रीजन इसका ये होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है,
और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बनने से एक खास डायरेक्शन में ही बॉन्ड फॉर्म हो पाता है, और ये रीजन दिया जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। एक खास डायरेक्शन में ही प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और जिधर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उधर ही बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इस बात को देख लेना, ध्यान से देखना मेरी बात। जैसे ये बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल बोलोगे, जल्दी से बताओ, ये p कौन सा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलोगे, फिर से बोलो, कौन सा ऑर्बिटल है ये? हाइब्रिड। हाइब्रिड है, ठीक। ये वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, हाँ सर। हाँ ये न्यूक्लियस है ना, हाँ सर। तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी इसी न्यूक्लियस से बॉन्डेड होगा, और वो इस डायरेक्शन में रहना चाहेगा कि रिपल्सन मिनिमम हो, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए बताओगे कि एंगल मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? मैक्सिमम। और मैक्सिमम एंगल इस दोनों के बीच का कितना होता है? 180 डिग्री। 180। हाँ, अब ये बताना है कि ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 180 होगा। हाँ सर। और ये वाला 180 पे अगर दो लाइन है तो ये वाला शेप कौन सा शेप बोला जाएगा? लीनियर ना। हाँ, एसपी का शेप कैसा होगा? लीनियर होगा, करेक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ सर। इसी तरह से तुम लोग अगर sp2 डिसाइड करोगे, sp2, तो sp2 में टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं तुम्हें? 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम एंगल चाहिए हमें, तो तुम्हें बताना है कि 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री पे मिल सकता है, ये देख के बता दो। 60 डिग्री। नहीं, 60 कैसे होगा? ये 3 120। ऑर्बिटल्स। 120। 120। 120। तो इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगॉन। समझ में आया? ये कौन सा शेप होगा? सर माने ट्रायंगुलर तो हाँ, ट्राइगोनल प्लानर। प्लानर बोलते हैं क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में रहे। ठीक है ना? इसको तुम ट्रायंगुलर इसलिए बोलोगे कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री। ठीक ना? आ गई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसी तरह से एक एक करके शेप तुम्हें दिखाना होगा। जैसे sp3 है, सभी शेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ये शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, करेक्ट। ठीक है, तो हमेशा ख्याल रखना है कि शेप किस बॉन्ड से डिस्क्राइब हो रहा है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल ही शेप को डिटरमाइन करता है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हम लोग मानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्लियर है? क्लियर सर। हाँ, क्लियर। बस हाँ, एक दो जगह एक्सेप्शन है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई में भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो हम लोग देखते हैं एक दो जगह, और उस पर भी क्वेश्चन रहता है। समझ गए? तो हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग समझ में आया? हाँ है ना? सर। हाँ सर। किसी ने ये पूछा था कि सेम एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये कौन सा ऑर्बिटल का डायग्राम? एस ऑर्बिटल। ये बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। अब हम बोलते हैं कि ये दोनों इंटरमिक्स किया, ये दोनों इंटरमिक्स किया, मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख गया? p। और एक्साइटेड स्टेट में ये एनर्जी लगभग बराबर हो जाती है, एस और पी की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, इसलिए ये दोनों इंटरमिक्स कर सकता है। सेम सिचुएशन में अगर हम बोलेंगे कि ये तीनों इंटरमिक्स किया, तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2।
sp2 ये भी इंटरमिक्स किया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3 इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब कौन सा? sp3d ये आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा? sp3d2 और ये आगे बढ़ सकते हैं, sp3d3 ठीक है ना? बात समझ गए? तो ये Thank you, तभी sir. हो सकता है कि जब एनर्जी लगभग क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके सर। अब जब तुम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो 12 में, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है ना, पढ़ते होगे ना, तो उसमें कुछ अलग से भी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, जैसे DsP2 देखोगे, D2sp3 देखोगे, DsP3 देखोगे, इस तरह का बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन देखोगे। लेकिन ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करते हैं। इसमें डी पहले आने लगता है। ये केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, इसमें अलग से VBT पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इसलिए अगर चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो केमिकल बॉन्डिंग में इस पर क्वेश्चन तुम्हें नहीं बनाना है, इस पर क्वेश्चन तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बनाना है, ठीक है ना? ओके ओके सर। चलिए, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइजेशन का हम केवल शेप लिख दे रहे हैं। आप लोग इस शेप को याद रख लीजिएगा, ये ज्योमेट्री होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं यहाँ पर और बगल में हम ज्योमेट्री ले लेते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे जियोमेट्री ले लेते हैं, ये ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे SP है, बोलो ज्योमेट्री बोलो। linear SP2 बताओ। trigonal shape ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं। चलो SP3 बोलो। tetrahedral SP3D बताओ। trigonal bipyramid ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो इतना तो याद है तुम लोगों को। अब थोड़ा सा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी तरह से SP3D2 बोलो। octahedral ऑक्टाहेड्रल। और SP3D3 बताइए। इसमें PVP पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। एक और शेप यहाँ पे दिया जाता है जो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन उस पार्ट से प्रॉब्लम नहीं रहता। तो इतना शेप है और इसी पर हम लोग नेक्स्ट में आ जाएंगे VSEPR थ्योरी पे, ठीक है? तब जाकर शेप आने लगता है, तब जाकर शेप पता चलने लगता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से? हाँ सर। हाँ सर। अभी इसको और समझना बाकी है जब हम शेप की बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो आज का क्लास हम इतने ही पे रखेंगे, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास थोड़ा बड़ा रखेंगे, ठीक है ना? ओके सर एक टू साइड दीजिए, थोड़ा लिखना है। हाँ हाँ बिल्कुल लिख। सर कंप्लीट। তো একটু দাঁড়ান, একটু ওয়েট করুন। স্যার ঠিক আছে। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू। Recording stopped.